आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजनीति के सबसे अहम मंच बजट सेशन की। और यहाँ पर सिर्फ आंकड़ों का ये खेल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर नीतियों और फैसलों की दिशा तय की जाती है। और इन्हीं चीजों को, इन्हीं सभी पहलुओं को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत मंडोला जी। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार का जो बजट सेशन है वो कुल मिलाकर कैसा रहा है। देखिए, बजट सेशन जो है सबसे अहम सेशन होता है पार्लियामेंट का। लोकसभा राज्यसभा दो, उच्च सदन राज्यसभा हो गई, लोकसभा निचला सदन हो गया। और जो पूरे देश भर का जो पूरे साल का जो बजट होता है उस सेशन में पेश किया जाता है। और पहले ये मार्च में बजट पेश किया जाता था, लेकिन जब से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसके समय को बदला और कहा कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो 28 जनवरी से सेशन शुरू होता है। अनुदान जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और उसके बाद लेखानुदान वगैरह रखा जाता है। लेकिन बजट 1 फरवरी को रखा जाता है। और इस बार के बजट की कई सारी चीजें बड़ी खास हुई। एक तो संडे था 1 फरवरी को, तो संडे के दिन पहली बार बजट रखा गया। मतलब अभी से पहले क्या होता था, 1 तारीख को संडे नहीं आता था। तो इस बार सरकार ने तय करा कि अब 1 तारीख फिक्स है तो फिक्स है, संडे हो या कोई छुट्टी हो, लेकिन उसको 1 तारीख को हम लोग पेश करेंगे बजट को। और बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण था कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, तमाम तरह की चुनौतियां सरकार के पास थी। राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट पेश किया गया। लेकिन इससे पहले क्या होता है पार्लियामेंट में कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण पर बहस होती है। उस बहस में सरकार और विपक्ष जो है हिस्सेदारी लेता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, उस अभिभाषण में टकराव हो गया सरकार और विपक्ष के बीच में। इसके चलते राज्यसभा चलती रही। राज्यसभा में बातें होती रही, राज्यसभा में मुद्दे उठते रहे, चर्चा होती रही। लेकिन लोकसभा में बजट का जो पहला चरण होता है, अब मैं इसमें तुमको बताता हूँ कि बजट सेशन होता है वो सबसे लंबा होता है। वो दो हिस्सों में होता है। एक हिस्सा होता है पहला, फिर 15 दिन की छुट्टी होती है, दूसरा होता है। पहला सेशन था 28 जनवरी से लेके 9 मार्च तक का था। नौ नहीं, सॉरी, 15 फरवरी तक का था, 13-14 फरवरी तक का था। फिर 9 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक का दूसरा पार्ट है, जो कि अब परसों 2 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में अभिभाषण की शुरुआत होनी थी, फिर बजट रखा जाना था और बजट की चर्चा होनी थी, अभिभाषण पास होना था। लेकिन टकराव हो गया लोकसभा में। राहुल गांधी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जनरल नरवणे की एक किताब का हवाला देके चीन का मुद्दा उठाया है। सरकार ने उसको मंजूर नहीं करा। उन्होंने कहा कि आप अभिभाषण पर चर्चा करिए, और अभिभाषण पर चर्चा में आपको अगर रखना हो तो बोलिएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं। उन्होंने एक ऐसी किताब पर चर्चा कर दी जो अभी प्रकाशित ही नहीं, जिस पे रोक लगी। मतलब अभी तो कुछ तय ही नहीं, आप हवा में चला रहे। हालांकि जिस मुद्दे को, जिस किताब को लेकर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, वो बाजार में बहुत पहले से है। मतलब उसको कोई नई बात नहीं, लेकिन पार्लियामेंट का वो रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहती थी सरकार। उस पर टकराव हुआ। उस टकराव के चलते 2-3 हफ्ते खराब हो गए। और उसमें किसी तरीके से फिर ये हुआ कि पहली बार पहला ऐसा बजट सेशन है जिसमें प्रधानमंत्री, हालांकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी ये बात हुई थी, लेकिन इस वाले मामले में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अभिभाषण प्रस्ताव पर, धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दे पाए। क्यों टकराव इतना बड़ा, उसमें तमाम बातें ऐसी होने लगी कि स्पीकर के खिलाफ मानहानि अविश्वास प्रस्ताव लिया है विपक्ष। फिर विपक्ष ने मतलब सरकार की तरफ से कहा गया, जब स्पीकर से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं इसका जवाब दे पाए, उन्होंने कहा कि मुझे खतरा था कि कोई अव्यवस्था हो जाती। विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री का जो आसन घेर लिया था। और ये पहली बार इतिहास में हुआ कि जब स्पीकर की सरकार की तरफ से कहा गया कि महिलाओं की घेराबंदी की वजह से प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। नतीजा, अभिभाषण के राष्ट्रपति लोकसभा में कोई जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। फिर वो राज्यसभा में अगले दिन उन्होंने बहुत विस्तार से जवाब दिया। सरकार, विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए उनको बहुत तरीके से एक एक करके बताया, और बताया कि सरकार का जो 2047 का विकसित भारत का सपना है उसको कैसे पूरा करेंगे, क्या क्या। इस तरह के मुद्दे चलते रहे, टकराव होता रहा। और बजट का पहला चरण जिसे कह सकते हैं कि हम बजट पेश किया गया, फिर गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई।
फिर ये हुआ कि भाई राहुल गांधी बोलेंगे, राहुल गांधी ने बोला, फिर सरकार की तरफ से गतिरोध खत्म हुआ, लेकिन पहला चरण हंगामे के बीच में चला गया। अभी दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण में भी अब स्थिति शुरुआत के पहले दिन, हाँ, इस बीच एक घटनाक्रम हो गया कि राष्ट्र भारत और अमेरिका के बीच में जो डील की बात आई वो आ गई। अपोजिशन ने उस डील को लेकर भी कहा कि सरकार स्पष्टीकरण दे, लेकिन जब तक ये सारी चीजें डील वगैरह होती तब तक ईरान वाला युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका, ईरान, इजराइल इसका युद्ध शुरू हो गया। तो वो चीजें सब पीछे चली गई हैं। अब दूसरे चरण में जब शुरू हुआ तो उसमें बजट पारित हो गया, दोनों सदनों में बजट को पास कर लिया गया, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। लेकिन इस बीच जब अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया, पश्चिम एशिया युद्ध इस वक्त जो दुनिया में बहुत बड़ा एक संकट बन चुका है, उससे हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और चिंता का विषय है चारों तरफ। सरकार, हालांकि सरकार अपनी तरफ से ये बता रही है कि कोई चिंता की बात नहीं है, एलपीजी सिलेंडर हमारे पास बड़ी संख्या में है, तेल के दाम हम अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, जो कंपनियों पे टैक्स लगता था उसे सरकार ने कटौती करी है। अभी कोशिश कर रही है सरकार कि तेल के दामों में बढ़ोतरी ना हो, लेकिन हालात जिस हिसाब से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, हमको भी तेल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो चुनाव की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं क्या है, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन एक परिदृश्य पार्लियामेंट का बदल गया। वो जो इशू थे वो इशू सब साइड हो गए। अब ईरान वाला ये जो पश्चिम एशिया का युद्ध है इस पे चर्चा है। तो इस पे प्रधानमंत्री ने खुद अपना एक स्पीच दी लोकसभा राज्यसभा में। उन्होंने बताया कि हालात चिंताजनक हैं, चुनौती वाले हैं, कोरोना काल में जैसी चुनौतियां थी लगभग उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार अपने तरीके से चीजों को नियंत्रण कर रही है और कोशिश यही हो रही है कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और सबका काम चलता रहे। तो अभी तक के हालात को देखते हुए लग रहा है कि अभी सरकार ने सब चीजें नियंत्रण में रखी, लेकिन 2 दिन से युद्ध, पश्चिम एशिया का युद्ध, एक जिसको लग रहा था कि खत्म होगा, वो खत्म होने के बजाय और भड़क गया है। और बीती रात ईरान ने भी अच्छे हमले करे, ईरान के ऊपर भी बड़े भारी हमले किए हैं इजराइल, अमेरिका। तो हालात चिंताजनक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया युद्ध के चलते। अब राज्यसभा में 2 दिन बचे हैं। अब ये 2 दिन में जो 2-4 बिल हैं उनको सरकार अपना निपटाएगी। और इस तरीके से जो बजट सेशन है कई मायनों में इस बार ऐतिहासिक रहा। हंगामा, प्रधानमंत्री का लोकसभा में नहीं बोल पाना, राज्यसभा में बात रखना, बजट पारित होना, नरवणे की किताब का जिक्र होना, अमेरिका डील को लेकर हंगामा होना, और राहुल गांधी जो अपोजिशन के नेता हैं उनके साथ सदन के बाहर जिस तरीके से उन्होंने एक मंत्री के खिलाफ टिप्पणी करी उसको लेकर बवाल होना, 7-8 एमपीज को निष्कासित कर दिया गया था पूरे बजट सेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब सरकार और विपक्ष के बीच में बात बनी तो उनका निष्कासन समाप्त हुआ। तो ऐसे तमाम घटनाओं के लिए ये वाला बजट सेशन जो हमारा 2026 का याद रखा जाए। जी। अजीत जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं जहां पर आपने कहा कि हंगामा इस बार काफी ज्यादा देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम भी आए सामने। बट आपको क्या लगता है ओवरऑल सबसे अहम कौन से मुद्दे थे जिन पर बात होनी चाहिए थी बट हो नहीं पाई? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है उसमें सरकार की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी बातें रखी जाती हैं, लेकिन वो इस बार राज्यसभा में ही वो बातें हुई। राज्यसभा में तमाम नेताओं ने बोला। और फिर क्या होता है कि बजट बजट पे चर्चा पे कौन कौन क्या बोलता है। तो बजट पे कई सांसदों ने बोला, निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट है कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बजट में बात रखी, सरकार का समर्थन करा। और इसमें देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट में ये देखा जाता है कि कौन सांसद कितने मुद्दे उठा रहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में सबको बराबर मौका मिलता है, प्रश्नकाल होता है और विशेष अनुदान जो विशेष चर्चा होती है जिसमें मुद्दे उठते हैं कि भाई ये मुद्दा उठाया। कई बिल रखने का मौका मिलता है सांसदों को, और दूसरे उसमें दोनों को बराबर का मौका मिलता है। तो ये देखिए, अब ये बजट सेशन होता है, इसमें मेन क्या होता है कि बजट को जो होता है बजट सेशन में कि बजट क्या होगा, बजट पर सरकार का क्या रुख होगा। लेकिन इस बार बजट सेशन के दौरान ही टकराव बहुत हो गए। ये इसलिए याद रखा जाएगा कि बजट सेशन जिस हिसाब से स्मूथली चलना चाहिए था नहीं चला, बहुत गतिरोध हुआ। पहला पार्ट लोकसभा में कुछ नहीं हो पाया ज्यादा काम, दूसरे पार्ट में बजट बजट पास हो गए हैं,
लेकिन ये इन घटनाओं के लिए ज्यादा याद रखा जाएगा कि भाई लोकसभा में जिस तरीके से महिलाओं के डर से प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, सदन के बाहर धरना चलता रहा, राहुल गांधी लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता होके उन्होंने एक तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो गए। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब बजट खत्म हो गया, अब इलेक्शन आ गया, पश्चिम एशिया का युद्ध आ गया, ये तमाम अगर मैं एक एक करके बिल गिनाने लगूंगा तो बहुत सारे बिल, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मेन जो होता है बजट सेशन में दो चीजें हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट, बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, बजट कैसा था, आम आदमी के लिए कोई राहत की बात हुई, इन मुद्दों पे चर्चा होती है। तो इस बार का बजट ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से इसमें कोई चौंकाने वाला किसी को बहुत बड़ी राहत नहीं दी, एक सामान्य बजट था। क्योंकि अभी सरकार ने पिछली बार इनकम टैक्स में छूट दी थी, उसमें उम्मीद थी कि छूट दी जाएगी, और ये भी है कि बहुत ज्यादा कीमतों में नहीं बढ़ी। बजट को ठीक ठाक संतुलित बजट कहा गया विशेषज्ञों के द्वारा। और अब उसके बाद अब बजट पास हो जाएगा, मुद्दा एक, लेकिन हाँ इस बजट के दौरान एक बहुत अहम बात हुई, अहम बात हुई कि सरकार की तरफ से महिला आरक्षण जो विधेयक पास हो गया था 2 साल पहले, उसको लाने की तैयारी थी। उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपोजिशन के सभी लोगों से बात की, और उसमें उस बिल को लाने के पीछे ये था कि उसमें संशोधन करना है उसको, वो कानून बन चुका है, महिला आरक्षण 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा। और सरकार की तैयारी ये है कि दो पिछले साल जो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का, उससे पहले इसको 2011 की जनगणना परिसीमन को मानते हुए उसको लागू कर दिया गया। अब उसके लिए क्या है कि पहले ये था, उसमें दो क्लोज लगा दी गई, परिसीमन होना चाहिए और जनसंख्या वो होना चाहिए। उसको सरकार का भी है कि उन दोनों जो धारा है वो लगाई गई है कानून में, वो अड़चन, उसको ये कह लीजिए उनको हटाएंगे। उसके लिए एक संशोधित विधेयक लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, तो इसके लिए एक संशोधित विधेयक लाने की पूरी तैयारी कर दी थी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारे अपोजिशन से बात करी, लेकिन कांग्रेस ने इस पे ऑब्जेक्शन करा। कांग्रेस ने कहा कि विरोध तो कोई नहीं करेगा महिला आरक्षण बिल का, क्योंकि बहुत ये सभी दल इसके समर्थक हैं, एक दो छोटे दलों को छोड़ दें आप। तो उसमें कांग्रेस ने कहा कि इसके लिए पहले आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और इसमें जल्दबाजी मत करिए। तो ये कई तरह के घटनाक्रम हुए, ये सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे सरकार की क्या मनसा थी, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद आप इस बिल को लाइए, इस बिल पे फिर चर्चा करिए, बात करिए, तो फिर हम इस पे विचार करेंगे। लेकिन अचानक ये इशू साइड हो गया, कौन सा, महिला आरक्षण का, और इस पे चर्चा नहीं हुई, कोई बात आगे नहीं बढ़ी। अब 2 दिन का सत्र है, कल और परसों, तो मुझे नहीं लग रहा अभी ऐसे कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिए कि वो इसका संशोधित बिल पेश करेंगे। अगर वो पेश करते हैं तो मानसून सेशन में फिर उस पर चर्चा होकर उसको पारित कराया जाएगा। तो हो सकता है कि 2027 के जिन राज्यों में चुनाव है वहां इसको लागू किया जा सके, क्योंकि इससे देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मतलब सीटें 50% सीट बढ़ेंगी, सीटें बढ़ेंगी तो समझो कि माना तुम उत्तराखंड से, जैसे उत्तराखंड में अभी 70 सीटें, वो 140 तक पहुंच जाएंगी, दूनी भी हो सकती है, 120 हो जाए। तो विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, और तमाम पूरे देश का एक परिदृश्य बदलेगा। तो वो एक बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन अगर ये सरकार लाएगी तो सही, उन्होंने तैयारी करी है। लेकिन अब एक नई खबर, अब जैसे आज 1 तारीख से जनगणना शुरू हो जाएगी, जातीय जनगणना के आधार पर जनगणना शुरू हो जाएगी, एक नया प्रोसेस उसको लेकर, उसी महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ ही मान लीजिए, ये जनसंख्या, जो नई जनसंख्या गिनी जाएगी 1 तारीख से शुरू हो रही है, और उसके बाद 1 साल के अंदर इसको कर लिया जाएगा, फिर परिसीमन होगा, देश में कितनी सीटें लोकसभा की बढ़ेंगी, कितनी विधानसभा में बढ़ेंगी। तो एक ये अब कल से शुरू हो जाएगी जनगणना। तो तमाम चीजें ये हुई हैं इस बार। जी। एक और सवाल मैं जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन से अहम बिल और कौन से अहम मुद्दों पर ओवरऑल चर्चा हुई है इस पूरे बजट सेशन में। नहीं नहीं नहीं, इसमें ओवरऑल बिल का चक्कर देखो ना, मैंने कहा ना सबसे बड़ा तो फाइनेंस बिल है, जो हम्म। जिसके लिए स्पेशल बुलाया जाता है, ये फाइनेंस हम्म। बिल है। हम्म। इसका वो नहीं है, इसमें ये है कि भाई कौन कौन से मुद्दे मेन रहे, क्या क्या रहा है। तो इसमें मेन मुद्दा देखो क्या होता है कि मेन हम्म। मुद्दा बजट का ही होता है।
हम्म इसमें बजट के दौरान ये 2 साल बाद जो राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं, हम्म अ, जो जिनका कार्यकाल 6 साल का पूरा हो जाता है, नए सदस्य आते हैं। तो हम्म इसमें इलेक्शन हुआ और करीब 37 नए जो नए पुराने राज्यसभा में चुने गए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या है इस बार के राज्यसभा चुनाव की, कि जो हम्म बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, नितिन। और वहां की राजनीति में एक जो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, नीतीश कुमार ने वहां इस्तीफा दे दिया है और वो अब दिल्ली आ रहे हैं राज्यसभा में। और नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली आ रहे हैं। तो ये जी दोनों हाँ, नेता। यही यही चीज, यही मेरा आपसे अगला सवाल भी था कि आप किस तरीके से देखते हैं नीतीश कुमार का राज्यसभा में आना। नहीं, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि इसमें हम्म एक ये मतलब एक बिहार की राजनीति का एक 2 ढाई 3 दशक बाद एक नई राजनीति बिहार में होगी। नीतीश हम्म कुमार ने एक नया रिकॉर्ड भी बना रहे हो। वो लोकसभा, विधानसभा सब जगह रहे, हम्म राज्यसभा में पहली बार आएंगे चुन के। हम्म और राज्यसभा में 10 अप्रैल को दोनों नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों 10 अप्रैल को शपथ लेंगे। अब राजनीतिक रूप से देखा जाएगा कि ये दोनों वरिष्ठ नेता इस लिहाज से हैं कि एक तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो सदन के नेता बनते हैं। अभी तक जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो क्या अब वो नेता पद का जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलेगी? नीतीश कुमार जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं, एक तरीके से अध्यक्ष हैं, वही पार्टी के मालिक हैं। तो देखना होगा कि उनकी भूमिका क्या रहती है। क्या वो सरकार में कोई मंत्री पद, उनको सरकार मंत्री पद देंगे, या केवल एक एमपी के रूप में वो राज्यसभा में वरिष्ठ एमपी के रूप में बैठेंगे? तो ये राज्यसभा में अभी और दिलचस्प होने जा रहा है। वो दिलचस्पी वो होगा, वो मानसून सेशन में होगा। अब मैंने कहा ना, जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें कि नितिन नवीन और नीतीश कुमार चुन के आ गए हैं राज्यसभा में। हम्म अभी जून में कई हम्म बड़े नेता रिटायर हो, जैसे हम्म, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो जी। विपक्ष नेता है राज्यसभा में, उनका कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह। कई केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कहते हैं, अपने जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो दूसरे अपने रणदीप बिट्टू हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कई मंत्रियों के और कई वरिष्ठ सांसदों का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। तो अब ये देखना होगा कि किस किस को वापस, किस किस को फिर मौका मिलेगा, किसे मौका नहीं मिलेगा। क्या खड़गे जी फिर से नेता विपक्ष दिखाई देंगे? दिग्विजय सिंह का तो क्लियर हो गया कि वो नहीं आएंगे। तो एक बड़े नेता जो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, करीब 50-55 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, वो अब सदन में नहीं दिखाई देंगे। और ये खड़गे जी हैं, एच डी देवेगौड़ा है, तमाम, मतलब अब कर्नाटक और तमाम राज्यों के चुनाव होने जून में। तो जो मानसून सेशन का जो आएगा उसमें कई नए चेहरे मोहरे दिखाई देंगे। कौन किस सीट पे बैठेगा, कहाँ बैठेगा, वो तो उस समय पता चलेगा। अभी तो फिलहाल यही है कि चुनाव होगा जून में। लेकिन हाँ, अब नीतीश अगर दिल्ली आते हैं तो अब सबकी एक ही वो है कि अगला मुख्यमंत्री कौन? बिहार, हाँ, बिहार में बिहार किसके हाथों में। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जैसे खबरें आ रही हैं, जैसे बात हो रही है कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और हम्म जेडीयू के नीतीश कुमार जी की पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। अब सवाल ये है, पहले खबर थी कि उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। हम्म अभी कई सारी चीजें जिसे कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ पता नहीं क्या हो जाए, किसकी लॉटरी खुल जाए, किसे क्या मौका मिल जाए, क्या पता नीतीश जी के बेटे फिर सीएम बन जाए। खैर खैर, तमाम बातें। लेकिन ये एक जो आने वाले कुछ दिन में ये बड़ी चर्चा 2 चीजों की होने वाली है। एक तो ये अब कल राज्यसभा का ये बजट सेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद मानसून सेशन आएगा। लेकिन बिहार चर्चा शुरू होगी, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पश्चिम एशिया युद्ध क्या बंद होगा? ये चलता रहेगा। अगर युद्ध जारी रहा, उसने भीषण रूप धारण कर लिया, तो तेल के दाम कैसे बढ़ेंगे, महंगाई क्या होगी, क्या लॉकडाउन लगेगा? हालांकि सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया कि कोई लॉकडाउन हम लगाने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे व्यवस्था चल रही है। लेकिन हो सकता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कुछ चीजों पे प्रतिबंध लगे, कुछ जैसे वर्क तो जैसे घर से काम करने के लिए कहा जाए, या गवर्नमेंट क्या करती है इस पे अब आने वाले दिनों पे इसी 2-3 चीजों पे नजर रहने वाली है कि पश्चिम एशिया युद्ध के बाद क्या होगा, बंद होगा नहीं होगा, देश के हालात किस रूप में क्या करवट लेते हैं, और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है।
जी। जी, ये 2-3 सवाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक और सवाल है, हम चुनाव की बातचीत कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे बंगाल चुनाव के बारे में भी थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि क्या लगता है वहाँ पर इस बार किसकी सरकार, क्या किस तरफ ये हवा रुख लेती हुई नज़र आ रही है? नहीं, नहीं, देखिए, इसमें सवाल केवल बंगाल का नहीं है, 5 राज्यों के बड़े अहम चुनाव हो रहे हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव बहुत दिलचस्प इस लिहाज से हैं कि बीजेपी का एक ही राज्य है, असम। मतलब वहां पे उसको सत्ता वापस लानी है अपनी, तो वो अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें बीजेपी असम में आराम से जीत। अब सवाल है कि केरल में कौन जीतेगा, सवाल है बंगाल में कौन जीतेगा, तमिलनाडु, पुडुचेरी। अब तुमने जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव के बारे में पूछा कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा। पश्चिम बंगाल में वहां पे बहुकोणीय मुकाबला हो गया, बहुकोणीय मुकाबला, कई सारे दल लड़ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई, सीधी लड़ाई जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। ममता बनर्जी करीब तीसरी चौथी बार चुनाव जीतेंगे, चौथी पांच, उन्होंने अपना एक वहां पे पकड़ बनाई हुई है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट ये है कि उनकी पकड़ अभी कमजोर नहीं है। देखिए, इस बार का चुनाव में मैं बहुत अच्छी, मैं अलग उससे देख रहा हूँ। पहली बार दो राज्य हैं, असम और बंगाल, जहां पर सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दोनों राज्यों में दोनों सरकारें असम में भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और वहां 20 साल से बंगाल में बहुत बड़ा वक्त होता है, लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लोग गालियां देते हैं कि ये सरकार बेकार हो गई, हटाओ, बदलो। लेकिन ये पहली बार ऐसा चुनाव है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है, असम में और बंगाल में। वहां पर जो मौजूदा सरकार है उसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु और केरल में जो मौजूदा सरकार है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। तमिलनाडु में अभी डीएमके की गवर्नमेंट है, और केरल में वामपंथियों की सरकार है, गठबंधन की, एलडीएफ की। तो वो वहां पर लग रहा है कि जैसे जो मुख्यमंत्री, क्योंकि 10 साल हो गए केरल में क्या कहते हैं, लेफ्ट की सरकार को, और डीएमके की 5 साल, तो वहां पर लग रहा है जैसे कि लोग मुख्यमंत्री या मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, वो बदलना चाहते हैं। हालांकि ये, मतलब जैसे कि असम और बंगाल में तो आप कह सकते हैं, अभी तक पता नहीं वोटिंग के दिन क्या होगा, परिणाम क्या आते हैं वो तो तब, लेकिन अभी तक जैसे कह रहे हैं, वे बंगाल में ममता बनर्जी रिपीट हो जाएगी, और असम में एक तरीके से क्या कहते हैं, बीजेपी रिपीट हो जाएगी। लेकिन केरल में और तमिलनाडु में कोई ये नहीं कह रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके रिपीट होगी या केरल में लेफ्ट रिपीट होंगे, नहीं कह रहा कोई। ये कह रहे हैं कि टक्कर है, और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। और एक फिर इनमें छोटा सा राज्य है पुडुचेरी, वो राज्य कहीं चर्चाओं में भी नहीं है, बहुत छोटा सा राज्य है। वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है, और ये सब मिलके गठबंधन लड़ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव 5 राज्यों में बहुत दिलचस्प है, और 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस ने एक रिकॉर्ड बना दिया हारने का, और अगर वो केरल में नहीं जीतती है, केरल उसके लिए एक जिसे कहते हैं राजनीतिक रूप से बड़ा अहम चुनाव हो गया है। वहां पर वो अभी केरल की एक राजनीति ये होती थी, 5 साल के लिए कांग्रेस वाले गठबंधन की सरकार होती थी, 5 साल के लिए लेफ्ट वालों की सरकार होती थी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस हार गई, लगातार 2 बार से लेफ्ट जीत गए। तो अगर कांग्रेस ने इस बार केरल नहीं जीता, अच्छा, कांग्रेस को एक्सक्यूज भी नहीं है, क्योंकि वहां बीजेपी नहीं है कांग्रेस के साथ फाइटिंग में, कि कांग्रेस कल कैसा वोट चोरी कर दिया है या ईवीएम में गड़बड़ी कर दी है। वहां पर कांग्रेस का मुकाबला, कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी, कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी कौन है, लेफ्ट है। वो सेंटर में कांग्रेस के साथ चलते हैं, लेकिन वहां चुनाव कांग्रेस, तो वहां का चुनाव अगर कांग्रेस इन्हीं कारणों से नहीं जीतेगी, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वो बाकी किसी राज्य में कुछ कर पाने की स्थिति में दिख नहीं रही है। ना असम में दिख रही है, ना बंगाल में दिख रही है। डीएमके में वो एक छोटी सी पार्टी है जो डीएमके के साथ गठबंधन कर रही है, तमिलनाडु में, सॉरी। तो तमिलनाडु में 20-25 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो गठबंधन में लड़ रही है, लेकिन सीधी फाइट वाले दो राज्य हैं, असम और केरल। और केरल अगर नहीं जीतती है कांग्रेस, तो बहुत चिंता का विषय होता है। जी। जी, मुझे लगता है हमने बजट के बारे में भी कई सारी बातचीत कर ली है। बहुत सारी चीज़ें आपने दर्शकों को बताई, समझाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अजीत जी। और चुनाव से रिलेटेड भी हमने कई सारी अहम बातचीत की है, बहुत अच्छा एनालिसिस आपने बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों, आप भी ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया न्यूज़। नमस्कार।